स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कुछ देर के लिए यूक्रेन रशिया और इजराइल गाजा और इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ी देर के लिए साइड रख के अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इसके अलावा आपको वर्ल्ड पे करंटली कौन कौन सी जगहों पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिल रही है, जहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जहां पे लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे इनोसेंट्स मर रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला अगर कोई जहन में आपके आएगा तो वो सीरियन क्राइसिस है। अभी ऑन गोइंग अगर आप देखोगे सीरिया में वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। इसके अलावा भी मेरे दोस्तों अजरबैजान और अर्मेनिया लगातार एक दूसरे पे लॉन्ग रेंज मिसाइल से एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। और अजरबैजान और अर्मेनिया का प्रॉब्लम आज का नहीं है, 40 साल पुराना प्रॉब्लम है, लेकिन 2020 के बाद इन दोनों देशों के बीच कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। और एक और ऐसा क्राइसिस जो ये यूक्रेन रशिया और इजराइल गाजा इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में दब चुका है, जिसके बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता, जहां हर रोज आपके मासूम बच्चे, मासूम औरतें, मासूम लोग मर रहे हैं, लेकिन उसका किसी को पता नहीं। दैट इज लीबिया क्राइसिस। दोस्तों, लीबिया में कई सालों से सिविल वॉर चल रही है। अब जब मैंने ये तीन क्राइसिस, तीन जगहों को मैंने बताया जहां पे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, अब मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों क्राइसिस के पीछे किन देशों का रोल प्ले हो रहा है? कौन देश हैं जो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट, इंटरेस्ट को बेनिफिट करने के लिए इन कंट्रीज को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं? तो आप में से कोई व्यूअर जो हैं वो यूएसए का नाम लेंगे, कोई व्यूअर बोलेंगे जी ये रशिया है। लेकिन यहां पे एक ऐसा देश जिसका यूएसए और रशिया से भी बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है इन रीजन्स को डिस्टेबलाइज करके अपनी पॉलिटिकल विचारधारा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए और रिलीजियस बिलीफ को यहां पे फैलाने के लिए मेरे दोस्तों, तो वो है आपका टर्की। टर्की का बहुत बड़ा टर्की, अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि जो रेबल ग्रुप है तहरीर अल शम, उसी ने क्या किया, सीरिया को डिस्टेबलाइज किया विद द बैकिंग ऑफ व्हाट, यूएसए और इजराइल। लेकिन यूएसए और इजराइल का रोल सिर्फ 5% है। 95% रोल जो है आपका किसका प्ले हुआ? टर्की का, और टर्की के लीडर का, जिनका नाम है अर्दगान। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू मीडिया को एड्रेस करते हुए बोला कि अब सीरिया में सीरिया के लोग सीरिया को नहीं चलाएंगे, सीरिया को अब टर्की चलाएगी, क्योंकि टर्की का इतना कंट्रोल है अब सीरिया पे कि जिस तरीके से टर्की सीरिया को मोड़ना चाहेगी वैसे ही सीरिया मुड़ेगी। अब इसके पीछे क्या विचारधारा है, क्या ऑब्जेक्टिव था असद रजीम को गिराने का और सीरिया को अपने कंट्रोल में लेने का, हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये लीडर अर्दगान, अगर आप सीरिया, अर्मेनिया, अजरबैजान और लीबिया के क्राइसिस को डीपली देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा टर्की के धागे जुड़े हुए हैं। और टर्की तीनों जगहों पे, तीनों रीजन्स पे ऐसे ही इनको डिस्टेबलाइज करके अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है, अपने टर्की के एरिया को एक्सपैंड करना चाहता है। ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में, क्योंकि इसने लगातार अर्दगान ने अपनी स्पीचेस में शरेआम पब्लिकली डिक्लेयर किया है कि मैं टर्की को मैं वापस क्या करूंगा, महान बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा। मतलब क्या है बोलने का? मतलब यह है कि टर्की वाकई में एक टाइम था, जब मैं बात करूं खास करके 13th और 14th सेंचुरी में, टर्की वॉज द मोस्ट पावरफुल रीजन which was controlled by an empire called Ottoman Empire। क्या नाम था? ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर उस वक्त सिर्फ इस टर्की में नहीं था बचा, उसके अलावा यह साम्राज्य जो है आपका यूरोप तक फैला हुआ था। अफ्रीका की बहुत सारी रीजन, पूरा इजिप्ट जो है इस टर्की का हिस्सा था। इवन कि आज सऊदी अरेबिया में जो आप मक्का मदीना देखते हैं, आज जो इजराइल देखते हैं, गाजा देखते हैं, लेबनान देखते हैं, वो सारा का सारा क्या था मेरे दोस्तों? टर्की एम्पायर में आता था, ऑटोमन एम्पायर में आता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1299 में। किसने की थी? उनका नाम था ओस्मान वन। और टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर अगर सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ है वो कब हुआ? 15th सेंचुरी में। और 15th सेंचुरी में खास करके 1453 में ऑटोमन एम्पायर का उस वक्त सबसे यंग और सबसे पावरफुल जो लीडर था, जिसको सुल्तान बोलते थे, उसका नाम था क्या? सुल्तान महमद सेकंड, जिसको कनकरर भी बोला जाता है। ये कनक्वेरर था, मतलब ये अलेक्जेंडर की तरह पूरे वर्ल्ड को कनकर करना चाहता था। और इसका एक ही मकसद था कि मुझे एक ऐसी सिटी पे कब्जा करना है जो सिटी को कब्जा करके मैं पूरे दुनिया में राज कर सकता हूं। और उस सिटी का उस वक्त नाम होता था कॉन्स्टेंटिनोपल।
और कॉन्स्टेंटिनोपल को आज के टाइम पे इस्तांबुल बोलते हैं। इस्तांबुल आज टर्की का हिस्सा है, लेकिन आप उठा के देखिए 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी से पहले टर्की जो है, ये जो इस्तांबुल जो है, ये किसका हिस्सा होता था? आपका रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर का ही एक दोस्त था, उसका नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर यहां पे रूल करता था। क्या करता था? बाइजेंटाइन एम्पायर रूल करता था कॉन्स्टेंटिनोपल पे। और कॉन्स्टेंटिनोपल क्यों इंपॉर्टेंट था इतना सुल्तान महमद सेकंड के लिए? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ट्रेड रूट का बहुत अहम हिस्सा था। जो उस वक्त एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था, भारत से बहुत सारा सामान जो है इस सेंचुरी में जो ले जाया जाता था यूरोप में, वो कॉन्स्टेंटिनोपल से ही गुजर के मेरे दोस्तों पूरे यूरोप के मार्केट में जाता था। और इसको नाम दिया गया था बिग एप्पल का, लाल सेब का, क्योंकि लाल सेब जिसके पास होगा वो सबसे हेल्दी और वो सबसे ताकतवर होगा। अब जबकि ये बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, तो ऑटोमन एम्पायर काफी देर, हर कोई राजा का यही सपना होता था, यही उसका मकसद होता कि मुझे ये कॉन्स्टेंटिनोपल चाहिए। लेकिन बाइजेंटाइन एम्पायर को पीछे किसका सपोर्ट था? रोमन एम्पायर का। और रोमन एम्पायर वो पूरे तब यूरोप पे फैला हुआ था। और रोमन एम्पायर किसको बिलोंग करता था बच्चा? क्रिश्चियनिटी को। ऑटोमन एम्पायर इस्लाम को। तो रिलीजियस वॉर तो शुरू से ही थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो पहले ही था। तो रोमन एम्पायर ने पूरी तरीके से बाइजेंटाइन एम्पायर को क्या सपोर्ट किया था। लेकिन सुल्तान महमद सेकंड के टाइम पे 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो गिरा, बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म हुआ और किसके कंट्रोल में आ गया? आपके ऑटोमन एम्पायर के। और इस वक्त ऑटोमन एम्पायर अपने चरम सीमा में था। आप सोचिए कितने जगहों को ऑटोमन एम्पायर, इवन ग्रीस जो है वो भी ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इतने बड़े लेवल पे ये कंट्रोल करता था किसको? आपका ऑटोमन एम्पायर इतने बड़े रीजन को। अर्दगान जो अभी रशिया टर्की के जो प्रेसिडेंट है, उनका यही मकसद है कि मुझे टर्की को यही ग्रेट टर्की बनाना है। वो बोल रहे हैं जो ये हमारे साथ अत्याचार हुआ है, जो हमें डरा के, हमें कमजोर जब हम थे, हमसे जो समझौते करा के टर्की को तोड़ दिया है, मैं उस टर्की को वापस जोड़ना चाहता हूं। और इस टर्की को जोड़ने के लिए जो जो इसके सामने दुश्मन है, मुझे इसको खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? असद रजीम। और असद रजीम के अलावा भी एक और है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्टेबलाइज करना है जरूरी है, नहीं तो ये एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी में अपना रहा हूं वो फुलफिल नहीं हो सकती। फिर मेरे दोस्तों, आपका ऑटोमन एम्पायर खत्म कैसे हुआ? ऑटोमन एम्पायर खत्म होता है, हम बात करते हैं आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे आपको पता है ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जिसने भारत पे राज किया था, वो ब्रिटेन जो है वो लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ। और जर्मनी को सपोर्ट किसका आया? हंगरी का आया। जर्मनी को सपोर्ट किसका आया? तुर्की का, यानी कि ऑटोमन एम्पायर का। और जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी बुरी तरीके से हारा, तो उसमें टर्की की भी हार हुई। और उस वक्त ब्रिटेन बहुत पावरफुल हुआ, तो ब्रिटेन ने अब टर्की को, ऑटोमन एम्पायर को सबक सिखाने का फैसला किया। और वो अब चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर को डिसबैंड कर दिया जाए। जो खलीफेट था, जो खलीफा जिसको स्पिरिचुअल लीडर मानते थे थ्रू आउट वर्ल्ड में मुस्लिम्स, उसको डिसबैंड करने का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने दो समझौते करे। एक पहले समझौता था ट्रीटी ऑफ सेवरस, और उसके बाद था ट्रीटी ऑफ लोसेन। जो ट्रीटी ऑफ लोसेन था ना, यहां पे मेरे दोस्तों आपका टर्की को पूरी तरह से, ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और बना दिया गया रिपब्लिक ऑफ टर्की। इसकी सारी जो जगहें जो हैं उससे छीन ली गई और आज ये बिल्कुल इतना सा रह गया। आप हर बार देखेंगे अर्दगान को क्या बोलते हुए, इसी ट्रीटी के खिलाफ बोलते हुए कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता हूं, ये हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे पास कहीं लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो छोटा करके हमें इतना सा दे दिया, हम इससे रुकने वाले नहीं है, मुझे टर्की को वापस बड़ा बनाना है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? न्यू ऑटोमन सुल्तान है। इसको न्यू ऑटोमन सुल्तान बोला जाता है। और अभी बहुत बड़े लेवल पे बंदा थ्रेट बन रहा है। एंड साथ साथ में इसको पता है कि अगर इस विचारधारा को, इस ग्रेटर टर्की को अगर मुझे बनाना है, तो मुझे बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट चाहिए, पब्लिक सपोर्ट बहुत चाहिए। इसलिए साथ में धर्म को भी क्या कर रहा है? फाइनेंस कर रहा है, प्रचार कर रहा है। सुन्नी वर्ल्ड का ये लीडर बनना चाहता है। और सुन्नी वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए इसको सबसे पहले किसको एलिमिनेट करना है? सऊदी अरेबिया को। और सऊदी अरेबिया को एलिमिनेट करने के लिए अब ये सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा क्या करता है? पैसा प्रोवाइड करता है दूसरे देशों में मॉस्क बनाने के लिए। जो बुरी बात नहीं है, ठीक, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि ये बुरी बात है। मस्जिदें बनाना, ठीक, इस्लाम धर्म को स्प्रेड करना, और उसके लिए सबसे फाइनेंसिंग अब कोई कर रहा है। एक टाइम था सऊदी अरेबिया, लेकिन अब ये कर रहा है। हाउ ही इज लिविंग बिहाइंड सऊदी अरेबिया,
और अब ये सुन्नी वर्ल्ड में मेरे दोस्तों ये लीडर बन रहा है। हर एक मॉस्क को, मस्जिद को जो ये बनती है, खुद स्पेशली जाएगा, खुद जाके इनॉग्रेट करेगा और वहां पे एड्रेस करेगा। ये किस तरीके से अब हब बनता जा रहा है टर्की किसका? मेरे दोस्तों आपका, इस्लाम को फैलाने के लिए। ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो होता क्या है कि जब सीरिया में ये हुआ, तो सीरिया का जो अटैक हुआ उस वक्त तो सब ये बात बोलते हैं भाई टर्की इन्वॉल्व नहीं है, टर्की इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप यूट्यूब में जाएं और एक बार डालिए कि अर्दगान की स्पीच बिफोर सीरियन या असद रिजीम वॉट डाउनफॉल, तो आप देखेंगे 5 दिसंबर को अर्दगान क्या करते हैं, एक स्पीच देते हैं, पब्लिकली एड्रेस करते हैं कि पहले क्या होगा, पहले हम अटैक करेंगे किस पे? इदलिब पे। पहले इदलिब पे अटैक होगा, सीरिया की सिटी। फिर अटैक होगा कहां पे? हामा पे। हामा ये है। फिर अटैक होगा होम्स पे और फिर हम दमास्कस लेंगे। इसको 2 से 3 दिन लगेंगे। ये कौन बोल रहा है? आपका टर्की का प्रेसिडेंट। ये सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे। और मुझे पूरा यकीन है टर्की का प्रेसिडेंट अगेन बोल रहा है कि दमास्कस को कैप्चर करते हुए हमें कोई ट्रबल नहीं आने वाला, हमें इतनी कैजुअलिटी नहीं देखनी पड़ेगी, हम बड़े आराम से दमास्कस को कैप्चर कर लेंगे, असद रिजीम को फेंक देंगे बाहर। और वही हुआ। असद रिजीम जिसको कोई नहीं उखाड़ पाया यूएसए तक, उसको इसने एकदम से उखाड़ दिया। कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ? क्या क्या कारण क्या था? देखो, उससे पहले इसने यह भी बोला कि मैंने बड़ी बार असद को बोला, बशर अल असद को, कि आओ हमारे पास आओ और हम इस सीरियन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सीरियन क्राइसिस को सॉल्व करें, क्योंकि इसकी वजह से हम भी परेशान हैं। लेकिन इसे सुनी नहीं, कोई पॉजिटिवली रिप्लाई नहीं किया। तो आज देख लो बंदे को कहां भागना पड़ रहा है? रशिया भागना पड़ रहा है। अब वाई आई एम सेइंग इट दैट ही वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व, बिकॉज ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो है इब्राहिम कालिन का। हु इज इब्राहिम कालिन? जरा गूगल कीजिए तो आपको पता चलेगा, ये टर्की के इंटेलिजेंस का चीफ है। टर्की के इंटेलिजेंस जो है डिपार्टमेंट का चीफ है, नाम है इब्राहिम कालिन। जब तहरीर अल शम, और तहरीर अल शम का लीडर जिसका नाम है जुलानी, जिसको अहमद अल शरा भी बोलते हैं, लेकिन फेमसली किससे जाना जाता है? ये मोहम्मद अल जुलानी। जब इन्होंने दमास्कस को कैप्चर किया तो उस वक्त इब्राहिम कालिन वहां पे ब्लैक सिडान लेके पहुंचा और ब्लैक सिडान में इसने जुलानी के साथ बैठ के पास की मस्जिद में जाके क्या पढ़ी? नमाज अदा की। वहां पे नमाज अदा की। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि टर्की ने अपने इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से एक्टिव किया था सीरिया में क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, टर्की का हुरियत न्यूज़पेपर है, आप उसको उठा के देखिए। हुरियत न्यूज़पेपर में एक एक चीज लिखी हुई है। एनालिस्ट का यह कहना है कि टर्की लास्ट 3 महीनों से अपने इंटेलिजेंस एजेंट को, अपने एजेंट्स को उसने सीरिया भेजा हुआ था, ताकि सीरिया में जो असद रिजीम के अंदर जो पावरफुल आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको अपनी तरफ किया जाए, ताकि हमें आसानी से हम दमास्कस को कैप्चर कर पाए। और साथ में एक और चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि ये सीरिया का क्या है मेरे दोस्तों, आपका बॉर्डर है, ये पूरा सीरिया है, ये पूरा सीरिया। लेकिन सीरिया का कुछ एरिया, जैसे आप सी ग्रीन कलर में देख रहे होंगे, ये एरिया और ये एरिया किसके कंट्रोल में है? टर्की के कंट्रोल में। और टर्की ने यहां पे एक आर्मी बनाई हुई है जिसका नाम है सीरियन नेशनल आर्मी, जो किसके खिलाफ लड़ रही थी? असद रिजीम के खिलाफ लड़ रही थी, और एक और ग्रुप के खिलाफ लड़ रही थी, एक और फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही थी। ये जो येलो जगह देख रहे हो ना सीरिया की, ये असद रिजीम के कंट्रोल में नहीं थी, ये किसके कंट्रोल में थी? सीरियन कुर्दिश फोर्स। क्या? सीरियन कुर्दिश फोर्स। दोस्तों सीरियन कुर्दिश फोर्स जो है, कुर्द, अभी टर्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और कुर्द के लिए सबसे बड़ा दुश्मन टर्की है। और अभी 40 साल से कुर्द के लोग जो हैं टर्की से लगातार लड़ रहे हैं, किसके लिए? आजादी के लिए। और इन्हीं को क्रश करने के लिए बेसिकली इस रेबल फोर्स को एक्टिव किया गया और बैक किया गया। और तहरीर अल शम को बोला कि जो मेरे इन जगहों पे सीरियन नेशनल आर्मी जिसको मैं सपोर्ट करता हूं, वो तुम्हें बैक करेंगे। और सीरियन नेशनल आर्मी जो असद रिजीम के खिलाफ लड़ रही थी, उसके 2 बटालियन का नाम क्या है? अगर आप उनमें से एक बटालियन का नाम देखो, उसका नाम है सुलेमान शाह ब्रिगेड, और एक का नाम है सुल्तान मुराद डिवीजन। जब ऑटोमन एम्पायर होता था, उनकी सेनाओं में 2 बटालियन का नाम यही था। तो किस नाम से रखा है? सुलेमान शाह ब्रिगेड और सुल्तान मुराद डिवीजन, जो यह दर्शाता है कि किस तरीके से वो अपनी ऑटोमन आइडियोलॉजी को,
वो न्यू ऑटोमन सुल्तान बनने का प्लान कर रहा है और सीरियन नेशनल आर्मी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इवन इन्होंने ये भी बोला कि भाई देखिए, हमारे लिए सीरिया की जो गवर्नमेंट है, असद रिजीम, उसको उखाड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सही हमला होगा, सही कहीं हमें लड़ाई रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, तो वो देखने को मिलेगी इस इलाके में, ये इलाका। और ये इलाका क्या है? मनबीज। क्या इलाका है? इसका नाम है मनबीज। मनबीज क्या है? जहां पे सीरियन कुर्दिश फोर्स हैं, जिनको कौन बैक करता है? यूएसए बैक करता है। उसको पता है कि ये एडवांस हथियारों से लैस है और मुझे इनको क्रश करना है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव असद रजीम नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है इन कुर्दिश को खत्म करना, जो टर्की की एक्सपेंशन के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। और यही हुआ। आप उठा के देखिए, मनबीज में सबसे बुरी और भयंकर लड़ाई जो ये रिसेंट हुई है सीरिया में, वो मनबीज में हुई है। और सीरियन कुर्दिश फोर्स को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया किसने? अर्दगान ने। और अब जब इसका दुश्मन ना यहां रहा ना यहां रहा, तो अब जो रेबल ग्रुप था तहरीर अल शम, वो पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका सीरिया कंट्रोल कर रहा है। यानी कि अब सीरिया में जो भी होगा वो किसकी मर्जी के मुताबिक होगा? टर्की के मर्जी के मुताबिक होगा। अब यहां पे एक और चीज, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को कुर्द के बारे में ना पता हो, है ना? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, कुर्द जो हैं ये मुस्लिम्स ही हैं, लेकिन इनकी एथनिसिटी, इनकी रिचुअल्स, इनके जो मान्यताएं हैं, वो बहुत डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। और ये कुर्दिश लोग जो हैं, ये अभी किस किस जगह में फैले हुए हैं? टर्की में भी ये हैं, आपके ईरान, इरिया, सिराक, ईरान, सीरिया और इराक। इसको कट कर रहा है, यहां पे इसको कट कर रहे हैं। ये कुर्दिश लोग जो है किन किन कंट्रीज में फैले हुए हैं? टर्की में सबसे ज्यादा कुर्द के लोग मिलते हैं, सीरिया, इराक और ईरान। अब मेरे दोस्तों, इनको अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी कि हम जो हैं, हम ही अपने कुर्द के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये डिमांड करना स्टार्ट हो गए किसकी? आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट की। जब इन्होंने इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस स्टेट की बात करी, तो टर्की ने इन पे बहुत भयंकर हमला किया, जिसकी वजह से होता क्या है कि 1978 में ये डिसाइड करते हैं कि हम कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी बनाएंगे। और उनको बनाने वाला कौन होता? अब्दुल्ला ओकलन। और अब्दुल्ला ओकलन बोलता है कि कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का एक ही काम है कि इंसर्जेंसी करना। अब गन के जरिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा? गन के बैरल के जरिए हमें हमला करके कुर्दिस्तान को लेना पड़ेगा। और अब ये 40 साल से ऊपर हो चुका है मेरे दोस्तों, ये कुर्द और टर्की के बीच में प्रॉब्लम चलते हुए। अब सीरिया में जब तक असद रजीम था, तो उसने बहुत बड़े लेवल पे इन सीरियन कुर्दिश फोर्सेस को सपोर्ट करके टर्की को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब टर्की जो है, वो जो इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, उसको था कि भाई अब मुझे इसको खत्म करना है किसी भी हालत में। तो आप देखिए, कुछ ही दिनों में इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और एक टाइम था कि ये कुर्दिश फोर्सेस जो हैं, कुर्द के लोग, ये इराक में भी बहुत एक्टिव थे। और इराक टर्की के साथ बहुत बड़े लेवल पे बॉर्डर बनाता है, और इराक से कुर्द के लोग बहुत बड़े लेवल पे हमला करते थे टर्की पे। तो टर्की ने 2019 में यही कांड किया था जो सीरिया में किया। उसने चलाया ऑपरेशन क्लॉ। क्या? ऑपरेशन क्लॉ। और ऑपरेशन क्लॉ के जरिए उसने इराक के, मेरे दोस्तों, अंदर घुसा और इस एरिया को कब्जा किया, यहां पे कुर्द के लीडरों को मारा, और यहां पे उसने क्या बना दिया? अपना मिलिट्री बेस। आप उठा के देखिए, विदाउट दी परमिशन ऑफ इराक गवर्नमेंट। इसको पता है इराक क्या ही कर लेगी, यूएसए ने ऑलरेडी खत्म कर दिया। सद्दाम हुसैन के बाद तो कोई आया नहीं इतना बड़ा लीडर जो इराक में इतनी बड़ी थ्रेट हो। तो अभी जो भी सारे पपेट हैं, तो मेरे लिए अभी सही मौका है। तो इसने क्या कर दिया? इराक के हिस्से को ले लिया, नॉर्थ इराक के, बोल के क्या कि भाई यहां पे कुर्द के लोगों ने हमें बहुत दुखी किया, हमारी यूनिटी, हमारी सॉवरेनिटी, हमारे आर्मी जवान जो है मारे जाते हैं सिर्फ इनके हमलों की वजह से। और यहां पे मेरा मानना है कि यहां पे सबसे ज्यादा कुर्दिश लीडर है, इसलिए इन जगहों पे मेरा मिलिट्री बेस बनाना बहुत जरूरी है। और बना दिया मिलिट्री बेस। ऐसे ये एक्सपेंशन कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं, यहां तो आपको बात होगी सीरिया और किसकी? आपकी इराक की। लेकिन लीबिया में इसका क्या इंटरेस्ट है? तो लीबिया में जो इसका इंटरेस्ट है ना, वो है इकोनॉमिक, पूरी तरीके से इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। यहां से तो था एक्सपेंशनिस्ट की, भाई मुझे अपने इलाके चाहिए, मुझे यहां पे मेरे खिलाफ चल रहे जो रेबल हैं उनको मुझे खत्म करना है, टर्की को वापस बड़ा बनाना है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है कि लीबिया में मिलता है तेल दबा के। और अफ्रीकन कंट्री में अगर किसी जगह में सबसे ज्यादा
तेल है तो वो लीबिया में, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 700 बिलियन यूएस डॉलर के ऑयल रिजर्व से, और टर्की की आंख इस पे पड़ गई। अब टर्की को ये चाहिए था, अब टर्की को चाहिए था तो उसके लिए देखा टर्की ने कि भाई लीबिया में तो प्रॉब्लम चल रही है, अब लीबिया में प्रॉब्लम चल रही है तो क्यों ना मैं एक ग्रुप को सपोर्ट करूं जो दूसरे ग्रुप के साथ लड़ रहा है। तो लीबिया की जो त्रिपोली गवर्नमेंट है ना, क्या लीबिया की जो त्रिपोली गवर्नमेंट है, क्या त्रिपोली गवर्नमेंट, वो किसके साथ लड़ रही है, आपकी वहां के फील्ड मार्शल के साथ। उस फील्ड मार्शल का नाम क्या है, उस फील्ड मार्शल का नाम है मार्शल खलीफा हफ्तार। अब त्रिपोली गवर्नमेंट कहां एक्टिव है, त्रिपोली गवर्नमेंट वहीं एक्टिव है जहां पे लीबिया के सबसे ज्यादा तेल मिलते। हालांकि फील्ड मार्शल खलीफा के पास सबसे ज्यादा क्या है, लीबिया का हिस्सा है, लेकिन फिर भी टर्की ने किसको सपोर्ट दिया, त्रिपोली गवर्नमेंट को। और टर्की ने पूरे यूरोपियन यूनियन को भी मनाया कि आपको मेरे साथ मिलकर मिलिट्री एड देना चाहिए, यहां पे आपका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हमें यहां पे पीस लाना है, यह बोल के उसे यूरोपियन यूनियन को मनवाया। इवन की यूएन जो है वो भी कहीं ना कहीं बड़े हद तक किससे कन्विंस हुआ है, टर्की से कन्विंस हुआ है। यूएन, यूएसए, यूके और टर्की ने मिलकर मेरे दोस्तों क्या किया, त्रिपोली गवर्नमेंट को हथियार प्रोवाइड करे। और यहां पे यूएसए, यूके और यूएन का कम रोल है, टर्की का ज्यादा है। टर्की ने अपनी सारी आर्मी यहां भेजी, यहां पे उनको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी ताकि वो इसको क्या कर पाए, रोक पाए। अब फील्ड मार्शल जो कौन है मेरे दोस्तों, आपका खलीफा हफ्तार, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है रशिया, इसको सपोर्ट कर रहा है आपका दुबई, और इसको सपोर्ट कर रहा है इजिप्ट। इनके खिलाफ टर्की लगातार लड़ रहा है और यह लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि लीबिया जो है वो दो हिस्सों में बंट गया। क्या हो गया, लीबिया दो हिस्सों में बंट गया। आज अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो आप पूरा जिसको मैं रेड लाइन कर रहा हूं, यहां पे कौन है, यहां पे है आपके ये फील्ड मार्शल का कंट्रोल। और सिर्फ जो यूएन बैक्ड और टर्की बैक्ड जो त्रिपोली गवर्नमेंट है वो कहां रूल कर रही है, यहां पे रूल कर रही है। और यहां पे पूरी ताकत लगा चुका है टर्की कि इसको प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि यहीं पे 700 बिलियन डॉलर का क्या है, आपका तेल है। अब उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी जो है, क्या ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, यहां पे और भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं। तो उसको यह था कि मेडिटेरेनियन सी में जो भी नेचुरल गैस है या जो भी ट्रेड रूट है वहां पे मेरा भी क्या हो, से हो। तो इसलिए उसने क्या किया, जैसे ही त्रिपोली गवर्नमेंट को सपोर्ट करके यहां पे कंट्रोल बनाया अपना, उसने त्रिपोली गवर्नमेंट के साथ समझौता किया। समझौता क्या किया कि हम दोनों क्या करेंगे, हम दोनों क्या बनाएंगे भैया, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो दिसंबर 2019 में टर्की ने मैरीटाइम और मिलिट्री कॉपरेशन को लेकर समझौता किया, किसके साथ, त्रिपोली गवर्नमेंट के साथ। और यहां से टर्की के साउथ से लेके लीबिया के नॉर्थ तक क्या बना दिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बच्चा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब क्या है कि उस देश का इन जगहों पे पूरा कंट्रोल होगा। मतलब ये वाटर बॉडी जो है, अब इस वाटर बॉडी में अगर कोई रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर सकता है या इसको ट्रेड रूट के लिए कोई यूज कर सकता है या यहां पे किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका राइट सिर्फ इसी के पास होगा। तो टर्की ने अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल कर दिया। अब टर्की ने क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। बहुत बड़े बड़े कारण हैं, जैसे यहां पे बहुत बड़ी गैस पाइपलाइन पास होने वाली थी और यहां पे एक नया ट्रेड रूट बनाने जाने वाला था जो यूरोप को इजराइल, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट वगैरह के साथ कनेक्ट करता। अब मुझे बताओ, अगर ये ट्रेड रूट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है अब इन्होंने बना लिया, ये अब इसको कोई मना भी नहीं कर सकता। अब इस जगह से कोई भी ट्रेड रूट जाएगा या इस जगह से कोई भी पाइपलाइन जाएगी तो टर्की को आपको इंगेज करना पड़ेगा। आप टर्की को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको टर्की को इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा, यानी मुनाफा। 2021 में क्या हुआ है आपको मैं बताता हूं। आपने सुना होगा I2U2 एग्रीमेंट। I2U2 एग्रीमेंट क्या, आई मतलब हो गया इंडिया इजराइल, यू का मतलब हो गया यूएसए और अबू धाबी यूएई। इन्होंने मिलकर क्या बोला कि हम क्या करते हैं, एक ट्रेड रूट बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक ट्रेड रूट बनाएंगे जो इंडिया से, दुबई से, इजराइल से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए कहां पहुंचेगा, यूरोप में पहुंचेगा। और यहां से हम एक दूसरे को गुड सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम गुड सप्लाई करेंगे। अब रशिया नहीं, सॉरी, यहां पे जो टर्की है, ये है टर्की का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
समझौता कौन कर रहे हैं? ये 4 देश कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली इनको अंकारा को बीच इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अंकारा बोल क्या रहा है, मतलब टर्की क्या बोल रहा है? टर्की का ये कहना है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई भी डील हो रही है तो आप टर्की को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको टर्की को इन्वॉल्व करना ही करना होगा। और मेडिटेरेनियन सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनरिच्ड है किससे? नेचुरल रिजर्व से, जो एनरिच्ड है किससे मेरे दोस्तों? ट्रेड रूट से, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, वहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बना के टर्की ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर लिया है। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि टर्की कोई कॉलोनी नहीं है, जैसे फ्रांस की अभी भी कॉलोनी है, यूक्रेन की अभी भी कॉलोनीज है, तो आपको लग रहा होगा टर्की की कॉलोनी नहीं है। लेकिन आप हैरान होकर सुन के कि एक आइलैंड सुना होगा आपने, साइप्रस, ये है मेडिटेरेनियन सी में साइप्रस आइलैंड, जो मैंने जूम करके यहां पे लाया हुआ है। साइप्रस आइलैंड का जो आधा हिस्सा है, 30% जो हिस्सा है, वो किसके कब्जे में है? आपके टर्की के कब्जे में। और यहां पे कम से कम, अब यहां पे रहते कौन थे? ग्रीक लोग रहते थे। क्या रहते थे? ग्रीक लोग। तो टर्की ने क्या किया कि यहां पे पहले हमला किया, हमला करके यहां पे 2 लाख ग्रीक लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। अब जो यहां पे ग्रीक लोग बचे हुए थे, अब टर्की चाहता था कि यहां पे कोई आक्रोश ना आए और ये लोग हमेशा टर्की को ओबे करें। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां के लोगों की विचारधारा को बदलना, एथनिसिटी को खत्म करना। तो उसने यहां पे एथनिक क्लिंजिंग करना स्टार्ट करी, मतलब लोगों को मारना स्टार्ट किया, टॉर्चर करना स्टार्ट किया। वहीं पे बहुत बड़े लेवल पे टर्की के यंगस्टर्स को यहां पे सेटल किया ताकि डेमोग्राफी बदल जाए। कल को अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट होता भी है तो यहां के लोग जो हैं वो टर्की के सपोर्ट में हैं। तो टर्की ऑल्सो हैज कॉलोनी। टर्की ने 37%, 37% जो है एरिया किसका कैप्चर करके रखा है? किसका? साइप्रस का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया, जो जाना जाता था इस्लाम को पूरे धर्म में फैलाने के लिए, जो सुन्नी वर्ल्ड का लीडर माना जाता था, आज उसको टर्की ने पूरी तरीके से और एकदम रिप्लेस कर दिया है। आज जितने भी मॉस्क, मस्जिदें, चाहे वो लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में या एशिया में जहां पे बन रही हैं, उसको सबसे अगर पैसा कहीं से आ रहा है वो टर्की से आ रहा है। कारण क्या है? लोगों को साथ जोड़ना। क्योंकि जितना पब्लिक साथ में होगी उतना जो है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उतना लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। जितना एक्सेप्ट करेंगे वर्ल्ड लेवल पे आपका उतना ही वर्चस्व बढ़ेगा, उतना ही लोग आपको मानेंगे। तो ये कारण है कि ये लगातार क्या कर रहा है? अब इस्लाम को भी प्रमोट कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया को पूरी तरीके से रिप्लेस करना चाहता है और बहुत क्विकली कहीं की जगह में रिप्लेस भी कर चुका है। अब टर्की में बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिन स्कूल्स को हम क्या बोलते हैं? इमाम हतीब स्कूल्स। यहां पे प्योरली आपको इस्लाम की नॉलेज दी जाती है। ये इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है, यहीं से अर्दगान पड़ा हुआ है। और अब ये टर्की में मेरे दोस्तों ये क्या बन चुके हैं? स्कूल्स इंटरनेशनल हब बन चुके हैं रिलीजियस एजुकेशन के। अब एक टाइम पे सऊदी अरेबिया को देखा जाता था कि रिलीजियस एजुकेशन को अगर कोई प्रमोट करता है वो सऊदी अरेबिया। अब बहुत बड़े लेवल पे अर्दगान इसको क्या करना स्टार्ट हो गया है मेरे दोस्तों? आपका प्रमोट करना स्टार्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आई। ये तरीका है कि टर्की जो है वो लगातार पावरफुल होता जा रहा है। किस तरीके से अर्दगान डिफरेंट पॉलिसीज अपना के क्या करना चाहता है? वर्ल्ड में लीडर बनना चाहता है, सुन्नी वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, ग्रेटर टर्की को वापस लाना चाहता है, ऑटोमन सुल्तान बनने का इसका ऐसा ख्वाब। तो क्या ये ख्वाब फुलफिल होगा? उसके आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसके देश के अंदर ही है, क्योंकि ये टर्की अभी हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। टर्की में इन्फ्लेशन चरम सीमा पे है, टर्की में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो आप सोचिए कि एक देश जो इन्फ्लेशन, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन से जा रहा हो और जहां पे बेरोजगारी सबसे हाई लेवल पे हो, वो देश किस तरीके से वहीं अपने फाइनेंस को इन देशों को डिस्टेबलाइज कराने के लगाया हुआ है। तो एक टाइम पे अगर ये बन भी गया तो इसको संभालेगा कैसे? वो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। साथ में अब आपको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब ऑटोमन एम्पायर को डिसबैंड किया गया, खलीफेट को खत्म किया गया, खलीफा को निकाला गया जो स्पिरिचुअल लीडर था, तो मुस्लिम्स एनरेज्ड हुए और बड़ी सारे देशों में मूवमेंट चली। एक मूवमेंट जो है आपकी वो यहां चली, उस मूवमेंट का नाम था खिलाफत मूवमेंट, जो भारत में चली थी 1919 में। बताइए उसको कमेंट सेक्शन में कौन से लीडर्स ने, राइट, कौन से लीडर्स ने उनको क्या किया था? लीड किया था। इस मूवमेंट को चलाने वाले भारत में कौन से थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी,
या आपका मेरे दोस्तों बोथ ए एंड बी? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में जो भी बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं कि 2026 में उनको अपीयर होना है, 2027 में उनको अपीयर होना है, तो उनके लिए इससे सुनहरा मौका कोई नहीं है। हमारे स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट में Pay2I फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है। आप लाइव मतलब आप अब उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी studiiq.com, और www.studiiq.com वेबसाइट में भी जा सकते हैं आप। वहां पे जाके प्रोफाइल में जब जाएंगे तो आप कोर्स ओपन करेंगे तो वहां पे आपको Pay2I फाउंडेशन का कोर्स दिखेगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर करवाने के लिए अलग से आपको यहाँ पे तरीका बताएंगे, राइट। आपको मेंस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम फैसिलिटी मिलेगी। मतलब यह है कि अगर बाय चांस आप नेक्स्ट ईयर अपीयर होते हमारे कोर्स लेने के बाद और प्रीलिम क्लियर कर लेते, तो मेंस की तैयारी आपको दिल्ली में बुला के फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे PG फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी रख के आपको यहीं पे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस वगैरह पढ़ाया जाएगा। पूरी मेंस की तैयारी करवाई जाएगी आपको, ताकि आपकी सिलेक्शन हो पाए। 1-to-1 मेंटोर आपको यहाँ पे मिलते हैं, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आपको पता है रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स जो हैं, जैसे अनिल स्वरूप सर है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको गाइड करेंगे, हु हैज प्लिथोरा ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट दिस ब्यूरोक्रेसी। तो आपको बता पाएंगे कि एक ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या आपको वैल्यूज जो है वो इंपैक्ट करने चाहिए, कि आपको जब इंटरव्यू दें तो वो बहुत अट्रैक्ट करे एक इंटरव्यू लेने वाले को। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए मत भूलिएगा। उसके लिए आपको www.studiiq.com या StudyIQ के ऐप डाउनलोड करके जैसे जाएंगे तो कोर्स को ओपन करते ही कोर्स को खरीद मत लेना, RDX लाइव आप कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, और इस कूपन कोड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।